हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 2। इस लेक्चर में आप समझेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिनमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और फिर आप समझ पाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बहुत अच्छे से क्लियर किया कि रिएक्शंस और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। रिएक्शन एक प्रोसेस है और इक्वेशन उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। उन्हीं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपकी पहली एक रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। यह आपका कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जब आप इसको पानी से रिएक्ट कराते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स यहां पर है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम और वाटर, और प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम भी इसको कहते हैं। ये प्रोडक्ट बनता है और एक टेम्परेचर इंक्रीमेंट आपको दिखता है रिएक्शन में। यहां आप देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी आप एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप एक जनरली समझ सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां आप ये चीज भी इंपॉर्टेंट नोटिस कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिलती है प्रोडक्ट एंड पर। ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपकी हीट इवॉल्व होती है या हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें आप जब भी रिएक्टेंट को कंबाइन करेंगे और रिएक्शन कंप्लीट होगी तो प्रोडक्ट एंड पर आपको प्रोडक्ट के साथ साथ एक अमाउंट ऑफ हीट भी ऑब्जर्व होता है। वो रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मींस मीथेन। जब ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, जब भी आपकी बर्निंग ऑफ किसी भी सब्सटेंस को दिया जाए तो उसका मतलब है कि आप उस सब्सटेंस की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी आपकी एक एनर्जी ही है। तो हीट रिलीज हो या यहां पर एनर्जी ही लिखा हो प्रोडक्ट एंड में, आप उन सभी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये समझा कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस आपका स्प्लिट होता है, डिकम्पोज होता है टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहां पर ये फेरस सल्फेट सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है तीन प्रोडक्ट्स में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यह है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें
एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होती है तो जनरली रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में आपको हीट देनी होती है, आपको टेम्परेचर रिएक्टेंट को ही देना होता है या किसी भी मोड से उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिनको प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है या उन रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको एनर्जी देनी होती है, उन रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, फेरस सल्फेट को स्प्लिट कराने के लिए, डिकम्पोज कराने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो 3 टाइप की इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। या तो रिएक्टेंट आपका हीट लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं थर्मोलिटिक रिएक्शन या थर्मोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना या डिकम्पोज होना। तो थर्मोलिसिस, जब भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के इन्फ्लुएंस में होती है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोलिसिस। सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अंडरगोज अंडर इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी एज एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो आप उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, मीन्स डिकम्पोजिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस या फोटोलिटिक रिएक्शंस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सिंपल बोल सकते हैं आप फोटोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं समझने वाली वो ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देनी होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड। हीट इज रिक्वायर्ड और हीट इज नीडेड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, तो उनको आप कहते हैं एंडोथर्मिक। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर टेम्परेचर के इफेक्ट में हो रही है तो आप उसे बोलेंगे थर्मोलिसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो आप उसको बोलेंगे फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट में एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि AB प्लस C रिप्लेस कर रहा है, C यहां पर रिप्लेस कर सकता है A को और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका BC प्लस A। तो यहां पर C हैज रिप्लेस्ड A फ्रॉम इट्स कंपाउंड या फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, या जो भी ये है सॉल्यूशन है, कंपाउंड है, उसमें से C ने A को रिप्लेस कर दिया है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। और सेकेंड एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इन दोनों ही रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि आयरन ने रिप्लेस किया है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड जिंक ने भी रिप्लेस किया है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और नए प्रोडक्ट्स बने हैं जैसे कि फेरस सल्फेट एंड जिंक सल्फेट।
कॉपर आपका अलग हो गया है। सिंस यहां पर आपका एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है कि कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकता है। सपोज ये रिएक्शन अगर हम ऑपोजिट देखें, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट गिव्स आउट कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकता है, ये डिसाइड होता है रिएक्टिविटी सीरीज से। इस सीरीज में सारे ही मेटल्स उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर लिखे गए हैं, जहां पर सबसे ऊपर जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सबसे नीचे जो मेटल प्लेस किया गया है वो सबसे कम रिएक्टिव है। जो मेटल जिस मेटल के ऊपर प्लेस होगा वो इजीली उस नीचे प्लेस्ड मेटल को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि पोटेशियम इसके नीचे आने वाले अपने सारे ही मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन सभी मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है, पर पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है लेकिन सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। सेम रीजन है कि क्यों आपका कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप इस टेबल में देख सकते हैं कॉपर एंड आयरन। आयरन रिप्लेस कर सकता है कॉपर को, लेकिन कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उसको आप कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल, क्योंकि जो मेटल है दैट इज लेस रिएक्टिव देन द अदर मेटल। जैसे कि यहां पर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इसीलिए कॉपर विल नॉट रिप्लेस आयरन फ्रॉम द फेरस सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर डिस्प्लेसमेंट अकर्स ट्वाइस, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहां पर आपको 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं रिएक्टेंट में। हम यहां से ही शुरू करते हैं इस रिएक्शन को समझना। रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, उसको आप कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मैकेनिज्म हम भूल जाते हैं, अभी हम फोकस नहीं करते कि यहां पर प्रोडक्ट्स क्या है। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स पता करें। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को जब आप इनके आइंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस यहां पर क्लोराइड आयन बनेंगे 2 क्लोराइड आयंस। दूसरा आपका कंपाउंड गिवन है सोडियम सल्फेट। सोडियम पॉजिटिव आयन अपने कैटायन में ब्रेक डाउन होगा और सल्फेट इस तरह से स्प्लिट होगा, आयोनाइजेशन होगा। कंपाउंड जब अपने आयंस में ब्रेक होते हैं तो उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन। यहां आप देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड से बेरियम अपने कैटायन में और क्लोरीन अपने एनाइन में स्प्लिट हुआ है। उसी तरह से सोडियम कैटायन में और सल्फेट एनाइन में स्प्लिट हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस जो होते हैं वो स्विच हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। यहां पर जो आपका कैटायन है वो दूसरे कंपाउंड के एनाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसी कंपाउंड का एनाइन दूसरे जो कंपाउंड है उसके एनाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर आपका कंपाउंड बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। सिंस दोनों ही के आपके 2 एनाइंस और कैटाइंस हैं तो ट्वाइस NaCl। एक ही रिएक्शन में जब आपके आयंस दोनों ही कंपाउंड्स में अपनी पोजीशन स्विच करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 बार, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर बेरियम सल्फेट बना है
ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट एंड में एनर्जी भी रिलीज होती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, और जब हीट के इन्फ्लुएंस में होती है वो रिएक्शन तो उसको थर्मोलिसिस बोलते हैं। लाइट की प्रेजेंस में होती है फोटोलिसिस, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। अब आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उनको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पर आपका बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन हो रही है आपकी अंडर हीट। यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। अगर रिमूवल होगा ऑक्सीजन का या फिर एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो आप बोलेंगे उसको रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन gives out copper plus water। यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव करके सिर्फ कॉपर का फॉर्मेशन किया है एज अ प्रोडक्ट, तो यहां आप कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसको आप बोलते हैं रिड्यूस्ड। तो इसीलिए यहां पर आप इस रिएक्शन में देखेंगे तो साइमल्टेनियसली दोनों ही प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल भी और ऑक्सीजन का एडिशन भी। यहां पर आप ऑक्सीजन का रिमूवल देख सकते हैं और हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन का एडिशन देख सकते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हुए हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस साथ साथ होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत एप्लीकेबल होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ऑक्सीडेशन के जो हम आसपास देखते हैं, जैसे कि कोरोजन। मेटल को अगर आप काउंटर पर या मॉइस्चर की प्रेजेंट में छोड़ देते हैं तो उसका शेप, टेक्सचर चेंज हो जाता है। अगर आप आयरन को छोड़ देंगे तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे उसका कलर, टेक्सचर सब चेंज हो जाता है, तो उसको आप बोलते हैं मेटल इज कोरोडेड, यानी कि मेटल में कुछ कोरोजन हो गया है। उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन ऑफ मेटल। उसी तरह से जो आप खाने को, एडिबल प्रोडक्ट को जब आप बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और फिर आप उसको नहीं कंज्यूम कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं। मॉइस्चर से प्रेजेंट करके जो आपका जो फूड होता है, जो एडिबल प्रोडक्ट है, वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। उस प्रोसेस को आप बोलते हैं रेंसिडिटी। कोरोजन होता है मेटल के केस में। मेटल में जब आपकी मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्साइड की लेयर उस पर कलेक्ट हो जाती है, उसको आप बोलते हैं कोरोजन। और जो आपके फूड आइटम्स जब खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, उनका खराब हो जाना कहलाता है रेंसिडिटी। ये दोनों ही आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशन आप जब भी लिखते हैं तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही सिंबल पता होने चाहिए। उनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस,
ये सभी आपको पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया, जिनमें हमने समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी जस्ट ऑपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने समझा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद हमने रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने डिस्कस किए। इस चैप्टर में हमने हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आप बैलेंस कैसे कर सकते हो एक केमिकल इक्वेशन को, ये भी डिस्कस किया। हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेकर आएंगे चैप्टर 1 एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं आपकी एक्सरसाइज में, उनके सॉल्यूशंस। तो होप आपको ये लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 क्लियरली समझ में आ गया है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में विद द एक्सरसाइज सॉल्यूशन।